This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 2 MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. As usual, I am making two parts from this unit. In first part we will cover half of the portion, and in second part we will cover remaining portion. Links related to these parts you will get in the description section, so kindly check the description section where I also mention which parts are included in this particular video. So friends, other than that, I would like to inform you about the membership thing. I have opened the membership option on my channel, where you can join the membership to have certain benefits out of that membership, like project report, project interview, internship report, internship interviews, and practical assignment. All these things only members have privilege to that section. So you can have membership of my channel to gain that benefit. So let us start with this topic. So this topic is all about report writing and receipt of रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट को कैसा प्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट जो होती है वो असेसमेंट के बाद आने वाली रिपोर्ट होती है ना. जब आपने असेस कर लिया क्लाइंट को, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है. तो जो भी रिपोर्ट आप बनाते हैं वो क्लिनिशियन अपनी मेहनत से बनाता है. जो उसने असेसमेंट का डाटा उसके पास होता है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेट मतलब मिक्स करके, जितने भी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, इंटरव्यू किया है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो उन सब के डाटा को एसेस करने के बाद इकट्ठा करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एंड उसको फिर रिपोर्ट के फॉर्म में नोट डाउन किया जाता है. सो दैट वो जो रिपोर्ट आपकी बनी है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और आगे उसको कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कैसे हेल्प करनी है, उसको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी. सो जब भी जो आपके टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे उसको फिर आप क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देंगे, और जो भी डाटा होगा उसमें उसका क्या कंक्लूजन आपने निकाला है, स्पेसिफिकली उस कंक्लूजन का जो भी निकाला होगा आपने, वो बेसिकली इस तरीके से आपको लिखना है जैसे कि जो रेफरल क्वेश्चन है आपके पास उसका आंसर दे रही हो आपकी रिपोर्ट. आपका जो भी आप जब भी ये सब असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के जो रिज़ल्ट है बेसिकली उस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए जो हमसे पूछा गया था, तो सो दैट डिसीजन लिया जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्पफुल हो. सो जो भी आपका इवेल्युएशन आता है उसको बहुत तरीके होते हैं लिखने के लिए. सो किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है वो डिपेंड करता है कि पर्पस क्या था आपकी रिपोर्ट बनने का, और वो क्यों बनाई जा रही है. इंडिविजुअल स्टाइल्स होती हैं अपनी अपनी, ज़रूरी नहीं है सारे क्लिनिशियन एक जैसा करें, एंड प्रैक्टिशनर के खुद के अपने ओरिएंटेशन होते हैं जिसके बेसिस पे वो बनाता है. तो 100% रिलायबिलिटी से हम नहीं कह सकते कुछ भी. नाउ कमिंग टू साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स में क्या होता है, कि क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं. सो फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल रिपोर्ट होती क्या है, क्या प्रेजेंट करती है. ये प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने असेसमेंट के रिज़ल्ट को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिपोर्ट, जिसमें मेन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर में लिखी जाती है, और फोकस भी हमारा स्पेसिफिकली रिपोर्ट लिखते टाइम यही होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं इसीलिए. सो मेन पर्पस जो होता है रिपोर्ट का वो होता है कि रेफरल सोर्स ने जो हमसे पूछा था, रेफरल सोर्स कौन है पहली बात, यानी वो क्लाइंट हमारे पास क्यों आया था, क्या उसको हमारे पास रेफ़र किया गया था, किसी साइकोलॉजिस्ट ने हमें रेफ़र किया है या किसी साइकियाट्रिस्ट ने किया है, क्यों किया है, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका उन्हें आंसर चाहिए होता है. तो आपकी रिपोर्ट में रेफरल सोर्स का क्या क्वेश्चन था उसका आंसर होना चाहिए, सो दैट वो डिसाइड कर सके कि आगे उसको कैसे प्रोसीड करना है. सो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो होती है ये एंड प्रोडक्ट है हमारे असेसमेंट का. आइडियल रिपोर्ट जो होगी वो जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लिखी जाती है, बट ऐसा कोई सॉलिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, और ना ही कोई फॉर्मेट स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, बट एक बेसिक गाइडलाइन को देखते हुए चलना होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे.
जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हमें रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं वो किस किस से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमें इंटेलिजेंस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, अचीवमेंट के ऊपर करना होता है, पर्सनैलिटी, साइकोपैथोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, इन एरियाज़ में हमें जनरली रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ये सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरीज में आता है। ना लेस फ्रीक्वेंट कैटेगरीज कहाँ हैं जिसमें जिस पे हमने रिपोर्ट तैयार करनी होती है? एडेप्टिव और फंक्शनल डेवलपमेंट कैसा है, न्यूरो बिहेवियर कैसा है, एफेसिया, बिहेवियरल मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन, इसके ऊपर करना होता है। एंड जनरल इश्यूज रिलेटेड टू डायग्नोसिस हमें ये भी बताना होता है। एंड बहुत तरह के जो ट्रीटमेंट है कौन सा इफ़ेक्टिव रहेगा बहुत सारे ट्रीटमेंट में से, वो भी हमें बताना होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब भी हम असेसमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए। उनसे रिलेटेड नॉलेज होना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन एक अच्छा जो एक्सपर्ट है उसको इन सब की नॉलेज होती है, उसको ये भी पता होता है किस कॉन्टेक्स्ट में वो टेस्ट यूज़ किए जाएंगे, है ना। एजुकेशनल है, लीगल है, मेडिकल है, रिहेबिलिटेशन है, फॉरेंसिक है, कौन सा लेवल है जिसमें आपको ये टेस्ट करना है वो भी इसमें बताया जाता है। बहुत सारे रिसोर्सेज की नॉलेज होना भी ज़रूरी है जब हम कोई भी असेसमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स। जब आप असेसमेंट के रिज़ल्ट कम्युनिकेट करते हैं, आप बताते हैं क्लाइंट को जाके, तो वो कैसे बताया जाता है? तो जनरली जब हम पेशेंट को बताते हैं तो ओरली बताते हैं, बोल के बताते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो जानना चाहते हैं, लाइक उसके रिलेटिव हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जिसने भी रेफरल के लिए बोला था उनको भी हमें बताना होता है। बट उसको रिटर्न में भी हम दे सकते हैं लिख के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वर्बली ही बताएंगे। हमारी हम और लेकिन जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास परमिशन होनी चाहिए कि आप किसको बता रहे हैं और क्या पेशेंट ने आपको परमिशन दी है। आप तभी किसी और को बता सकते हैं जब या तो पेशेंट की हालत नहीं है, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि आपकी बात को समझ सके, आप रिज़ल्ट को समझ सके, या फिर कोई और पर्टिकुलर वजह से हमें उसकी रिपोर्ट किसी और को बतानी पड़ रही है। तो ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एथिकल थिंग है जो आपको फॉलो करना होगा। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकल जब इवैल्यूएशन आपका हो जाता है तो आप क्या करते हैं, एक फीडबैक सेशन रखते हैं क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ जब आपने फीडबैक सेशन रखा है, वहाँ पे आपने जो भी रिजल्ट असेसमेंट के रिज़ल्ट निकाले हैं, रिपोर्ट तैयार की है, वो आप एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमेशा उनको जब असेसमेंट के रिज़ल्ट बताने होते हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको, तो वो बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताएं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल जो जार्गन्स है वो ना यूज़ करें, यानी कि डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ ना यूज़ करें जब भी आप बताते हैं। जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो टेस्ट फाइंडिंग्स की, तो उनको भी आपको कम्युनिकेट करना होगा, बताना पड़ता है कि रिपोर्ट क्या है, कौन से आपने टेस्टिंग रिपोर्ट्स जो भी थी उसमें रीज़न बताना होगा आपको कि आपने रेफरल में क्या बोला गया था, आपको क्या जानना चाहते थे रेफरल के थ्रू। फिर रेफरिंग पार्टी कौन है, किसने बोला है, किसने रेफ़र किया था क्लाइंट को आपके पास, और कौन कौन से असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं वो भी आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। टेस्ट स्कोर्स क्या आए थे, स्पेसिफिकली आप परसेंटेज में लिख के बताएंगे। एंड आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, उन स्कोर्स के अकॉर्डिंगली आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपका इम्प्रेशन क्या है, आपने इम्प्रेशन क्या डाला है उसमें, डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन, एंड रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में लिखनी होगी। ये सारी चीज़ें फिर आपको अपना जो क्लाइंट है उसको भी बता सकते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी बता सकते हैं। नाउ रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ही हम जनरली लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन है, हो सकता है टीचर भी हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं जो करवाते हैं। तो जिन्होंने भी पूछा है उनके बारे में पता होने से ये होता है कि हम उन्हीं की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सब लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स नहीं समझ सकते हैं, तो दैट इज़ वाई आपको उनके अकॉर्डिंगली उनकी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइन, जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द रिपोर्ट। जो आपकी रिपोर्ट होती है वो जनरली 4 to 7 सिंगल स्पेस्ड पेजेस की होती है। और जो मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में जब लिखी गई है, क्योंकि मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में जब लिखते हैं क्योंकि सभी को पता होता है टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन से टेस्ट का क्या पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट की एंड ऑल, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत क्रूशियल होता है। तो दैट इज़ वाई जो रिपोर्ट होती है वो 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जनरल 4 to 7 पेज होनी चाहिए और मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो 2 पेजेस तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में हमें पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे 7 to 10 पेजेस भी हो जाते हैं। किस केस में? जब लीगल कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ पे बहुत डिटेल मांगा जाता है, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और फ्लैक्सिबल और बहुत सारे रीइंबर्स के मेथड्स हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं। सो उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल, यानी कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में लिखा तो ज़्यादा, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा तो बहुत कम, और वैसे ऑन एन एवरेज 4 to 7 पेजेस होते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। और जो भी आप लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि जो रूल्स है किसको लिख रहे हैं आप, किसके लिए लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिस्ट जब लिख रहा है तो वो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए लिख रहा है कि किस लिए लिख रहा है, उसके बेसिस पे ही आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो आपकी गाइडलाइंस का आता है, पहला तो था लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, सेकंड है डिग्री ऑफ एम्फेसिस। डिग्री ऑफ एम्फेसिस मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जिन पे आपको ध्यान देना होगा। जो आपका जब कंक्लूजन कर रहे होते हैं वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो जो भी आप उसका रिजल्ट लिख के दे रहे हैं या आपने डायग्नोसिस किया है उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका एविडेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। सो आपकी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। जो भी और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आप श्योर नहीं है, जिसके फेवर में आपके पास एविडेंस नहीं है, वो आप इसमें नहीं लिखेंगे, या अगर आप लिखेंगे तो आप उसकी टेंटेटिवनेस बताएंगे कि ये कितना टेंटेटिव है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है डोमेन। डोमेन्स मतलब किन सेक्शंस को आपने कवर किया है, न्यूरोलॉजिकल सेक्शंस को कवर किया है या साइको एजुकेशन को कवर किया है, किस चीज़ को कवर किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस रिफरल सोर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया है उसके बेसिस पे हम डोमेन्स को इंक्लूड करते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन से असेसमेंट टूल्स यूज़ करने वाले हैं और हमारे आंसर्स किस तरह के होंगे, हम क्या डाटा इन्वॉल्व करेंगे अपनी रिपोर्ट में। जैसे कि साइको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर है तो रेलिवेंट डोमेन्स क्या होंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी हो जाएगी, लेवल ऑफ अचीवमेंट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं है ना, लर्निंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए होगी, तो उसका ध्यान कहाँ पे होगा, मतलब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। अगर रिपोर्ट हम साइकोपैथोलॉजी या पर्सनालिटी के ऊपर लिख रहे हैं तो उसका फोकस होगा कोपिंग स्टाइल कैसी है, लेवल ऑफ इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, सुसाइड पोटेंशियल है क्या उसमें, या और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन या डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती हैं। हमारे जो टेस्ट रिजल्ट अगेन जो डोमेन वाले सेक्शन में हम बता रहे हैं ना, डोमेन्स वाले सेक्शन में ये वाला पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है ये टेस्ट बाय टेस्ट फैशन में जब हम लिखते हैं, टेस्ट बाय टेस्ट फैशन का मतलब क्या है, इसमें है ना सारे जितने भी आपने टेस्ट लिए हैं सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट्स होंगी, न्यूमेरिकल डाटा होगा। तो ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि एक आम इंसान नहीं समझ सकता, पर्सन ओरिएंटेड नहीं होता है एक्चुअली, ये टेस्ट ओरिएंटेड होती है इसकी रिपोर्ट। सो जो रीडर्स हैं वो उनको दे डू नॉट फाइंड इट वेरी यूज़र फ्रेंडली, सो उनको इसमें दिक्कत आती है। सो जब हम कोई भी डाटा लिखते हैं और उसको हम ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और प्रैक्टिशनर जो है वो अच्छे से कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाता, तो ये कन्फ्यूजन आती है और सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। सो रिपोर्ट्स में हमेशा ये एनकरेज किया जाता है जो टेक्नीशियन ओरिएंटेड रोल नहीं होना चाहिए रिपोर्ट्स में, नॉलेजेबल क्लिनिशियन किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके डालता है वो होना चाहिए। जबकि ये टेस्ट बाय टेस्ट जो रिपोर्ट होती है टेस्ट रिजल्ट्स की वो इसी तरह की होती है जो टेक्नीशियन ओरिएंटेड ज़्यादा होती है, नॉलेजेबल क्लिनिशियन जैसी नहीं होती। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आपको करना है।
नेक्स्ट पॉइंट जो गाइडलाइंस का है वो है डिसाइडिंग व्हाट टू इंक्लूड। जब आप लिख रहे हैं तो आपको क्या इंक्लूड करना है। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि रेफरल सोर्स कौन है, कहाँ से आया है हमारे पास रेफरल, उसी के बेसिस पे हम ये राइट करेंगे कि हमें क्या लिखना है। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल का आया है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली टर्मिनोलॉजीज लिखनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। एक जनरल प्रिंसिपल जो होता है, मटेरियल जो भी आप लिखेंगे वो हेल्प करना चाहिए क्लाइंट को अच्छे से और समझने में। रिपोर्ट का मीनिंग यही है, हमारे पास आया भी इसीलिए ही था कि हम कंफर्म करना चाहते थे, तो क्लाइंट की हेल्प करना चाहते थे, तो क्लाइंट को और अच्छे से समझ सके, उसी के बेसिस पे हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए। ये यूनिक होनी चाहिए, रादर एक कोई भी आप इंफॉर्मेशन उठा कर डाल दे जो मोर इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो जैसे कि क्लाइंट का अपीयरेंस, आपको ये नहीं बताना कि उसका नाक कैसी थी, उसकी आंख कैसी थी, ये सारी चीज़ें नहीं बताना। आप उसके अपीयरेंस के बारे में तब बात करेंगे जब उसने कुछ एबनॉर्मल ड्रेसिंग करी है, जैसे गर्मी में सर्दी वाले कपड़े पहन लिए, सर्दी में गर्मी वाले कपड़े पहन लिए, उस टाइम पे आपका अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करता है। आप ये मेंशन ज़रूर कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में, कोपिंग स्टाइल कैसी है, पर्सनैलिटी टाइप कैसा है, ये सब बताया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट जो गाइडलाइन का है वो है रॉ डाटा एंड क्वांटिटेटिव स्कोर्स। सो ये दोनों चीज़ें ना अवॉइड करनी चाहिए इंटरप्रिटेशन सेक्शन में रिपोर्ट के। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट है वो थोड़ी टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा ज़बरदस्ती की डाल दी गई है इन्फॉर्मेशन, वो हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगी एक लेमैन को समझने के लिए। सो दैट इज़ वाई आपको अवॉइड करना होगा। कॉन्क्रीट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ज़रूर आप डाल सकते हैं अपनी रिपोर्ट में, जिसमें जैसे कि कोई भी MMPI-2 क्रिटिकल आइटम्स जो हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उसके जो पॉइंट्स आए। और पॉइंट्स भी आप ज़्यादातर आप जब मेंशन करते हैं तो परसेंटेज में करें, सो दैट परसेंटेज एक आम इंसान का वर्ड है जो कोई भी समझ जाता है कि 70% इसमें ये वाला ट्रेट है, 30% इतना है, तो ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाता है आप क्या किस लेवल पे बात कर रहे हैं। सो क्लियर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देना अगर आपको है तो आप परसेंटेज में दें। नेक्स्ट गाइडलाइन है क्लाइंट फीडबैक। क्लाइंट फीडबैक का क्या मतलब है? क्लाइंट ये APA ये कहता है कि ये एथिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ये क्लाइंट का राइट है जानना कि उसको क्लाइंट को जब आप फीडबैक देते हैं कि उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उस रिपोर्ट में, क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं उसके लिए, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को पता होना चाहिए। तो फीडबैक फीडबैक जो भी आप लिखते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लाइंट के लिए बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये चीज़ों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर, एक्यूरेट, डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। और जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से एवरीडे लैंग्वेज, जो जनरल लैंग्वेज होती है, आम इंसान की जो भाषा होती है, उसमें ही आपको फ्रेज करना है। आपको कोई साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी है, जैसे कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ। सो क्लाइंट फीडबैक को भी आपको इसमें अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, सो दैट क्लाइंट। अच्छा, एक और चीज़, जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट एक थेराप्यूटिक क्वालिटी रखती है, थेराप्यूटिक बेनिफिट होता है क्लाइंट को, क्योंकि इसीलिए आपकी जो आप जब क्लाइंट फीडबैक लिखते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट पक्का पढ़ेगा, इसीलिए वो इस तरह की लैंग्वेज में होना चाहिए जो मोटिवेशनल हो लैंग्वेज, जिससे वो मोटिवेटेड हो अपने आप को ठीक करने के लिए, वो थेरेपी के लिए तैयार हो जाए, इस तरह की आपकी लैंग्वेज होना चाहिए। जो फीडबैक टिपिकली वर्बल भी होता है, बट आप रिटर्न में भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, और वो या फिर एडिटेड वर्जन हो सकता है आपकी रिपोर्ट का, लेकिन जो भी लिखें आप वो इस तरह का लिखें कि क्लाइंट उससे बेनिफिट करे, उसको फ़ायदा हो इस चीज़ का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये वाला सेक्शन में नेक्स्ट का वीडियो सेकंड पार्ट में कवर कराऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन लास्ट सेक्शन जो है, ये छोटा टॉपिक है, उसका मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में कवर करा देती हूँ। ये है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड कंक्लूजन्स। जो रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर हम क्या देखते हैं, रिपोर्ट का क्या कोई फ्यूचर है, क्या रिपोर्ट लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए तो कैसी लिखनी चाहिए, अभी जो लिखी जा रही है वो सही लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है, वो इसके ऊपर आएगा। तो जो सक्सेसफुल रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरली एक एक्सपर्ट क्लिनिशियन लिखता है। क्लिनिशियन का इंटरेक्शन कैसा रहा,
अपने क्लाइंट के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट था और कितना वो समझा है अपने क्लाइंट को, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में होना चाहिए। रिपोर्ट जो होती है बहुत ज़्यादा फुल इन डेप्थ होनी चाहिए, और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइंट के अंदर है और जितना ह्यूमननेस क्लाइंट के अंदर है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स, वो भी आपको रिपोर्ट में होनी चाहिए। रिसर्चेस बहुत कम हुई हैं, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये रिपोर्ट किस तरह की होना चाहिए या क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बट क्लिनिशियंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन होता है, जिसको बहुत कुछ पता होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके फंक्शनिंग का, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। सो मोस्ट लाइकली आगे जाके क्या होने वाला है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो भी हम यूज़ करने वाले हैं, और जो क्लिनिशियन हैं उनका जजमेंट, साइकोमेट्रिक जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका, जो कंप्यूटर असिस्टेड इंटरप्रिटेशंस है उसका जो रिजल्ट आया है, इन सबको इंटीग्रेट करके हम एक्यूरेटली क्लिनिशियन बेस्ड जजमेंट को यूज़ करते हुए रिपोर्ट को बहुत अच्छा अंजाम तक लेके जा सकते हैं। मतलब रिपोर्ट एक हमारी बहुत बढ़िया रिपोर्ट बन सकती है, क्योंकि हमने उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यूज़ किए हैं, ह्यूमन जजमेंट तो यूज़ किया है, साथ में हमने कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड इंटरप्रिटेशन भी डाला हुआ है, सो दैट वो किसी भी तरीके से हमारी रिपोर्ट कैसे भी रॉन्ग ना हो। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आता है। और कंक्लूजन्स किस तरह के होते हैं, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज फर्स्ट पार्ट यूनिट 4 ब्लॉक 2 MPCE 012 का कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स so that everybody gets benefit out of it. So thanks for watching. Take care of yourself and press the notification bell so that you get the information about new videos. Bye bye. Take care.